जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज हम लोग लेके आ गए हैं डिस्कशन अपना FST नंबर 34 का, टेस्ट नंबर 34 फुल सिलेबस टेस्ट। मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 51 to 75 और हमारे विजय सर डिस्कस करेंगे आपको 76 से 100 तक। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के तहत अब शायद इस मिशन की मंजिल आ चुकी है। हम लोग अपने टारगेट यानी कि नीट 2025 को अचीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग दिन रात मेहनत से लगे हुए हैं, हम लोग का सपोर्ट पूरा आपके साथ है। सिंह सर का ये सपोर्ट आपके साथ है। पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। अब इसी मिशन के तहत हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 51 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड सल्फर एक्सहिबिट हाईएस्ट, टी होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पर एस की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ -2 है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 है। अब आप इसमें जैसे कि +6 हाईएस्ट है, अब निकालना है अगर तो आप थर्ड ऑप्शन ए की मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, आप इसी स्टैंडर्ड पे निकाल सकते हो। ये बहुत आसान चीज़ है, 12 लेवल पे आपने 11th में ये सीखा है बल्कि। तो यहाँ हाइड्रोजन जब भी कभी नॉन मेटल के साथ आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेते हैं। सल्फर की हमें निकालनी है। ऑक्सीजन की मोस्टली -2 लेते हैं, अगर पर ऑक्साइड वगैरह है तो -1 लेंगे। और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए 0 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस की +6 आ जाएगी, इसलिए आंसर नंबर थर्ड हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे पूछा गया कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सीख लो भाई। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा उनको बताना चाहता हूँ। एसिड रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो, रिएक्टेंट में एक ही रिएक्टेंट होगा और उसमें सेम एटम का ऑक्सीडेशन होगा, सेम एटम का रिडक्शन होगा। और ये भी ध्यान रखना कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा और जिस एटम का रिडक्शन हो रहा वो एटम तो सेम हो, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो। उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर सेम एटम की ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में अलग अलग है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमको देखना है, देखो यहाँ पे Cu का +2 है, यहाँ I का -1 है। ये +2 यहाँ पे +1 में कन्वर्ट हो रहा है और -1 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्यूप्रिक का हो रहा है रिडक्शन और आयोडाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। यहाँ KMnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पर देखिए +6 है और यहाँ पर हमारा +4 है ऑक्सीडेशन नंबर। और इसमें यहाँ पर मेरी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे Mn का +7 से +6 हो रहा, ठीक है भाई, रिडक्शन हो रहा। और यहाँ पे +7 से +4 फिर से रिडक्शन हो रहा। सेम एटम है, उसकी दो डिफरेंट वेराइटीज हैं बट दोनों रिडक्शन वाली हैं, और मुझे रिडक्शन भी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी चाहिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ 0 है, तो ये बच्चा मेरे ऑक्सीडेशन हो रहा। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर एक ही रिएक्टेंट में दो अलग अलग एटम में एक का हो ऑक्सीडेशन और एक का हो रिडक्शन तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये भी हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट ए भी और बी भी। सी में देखिए ऑक्सीजन का -1 है, यहाँ -2 है और 0 है। ऑक्सीजन का ही -1 से -2 में रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही -1 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सर हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। Cl2 का 0 है, यहाँ पर हमारा +1 है, यहाँ पे -1 है। तो उस क्लोरीन का ही +1 में ऑक्सीडेशन हो रहा, क्लोरीन का ही -1 में रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये मोर देन वन ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए ABC तीनों कह रहा था, नहीं भैया CD ये हो सकता है और ABCD नहीं, तो ये सेकंड हो जाएगा।
जैसे मैंने आपसे बताया था कि सेम एटम होना चाहिए और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी, जैसे दोनों Cl की 0 है, यहाँ दोनों O की -1 है। अगर मान लो इस तरीके का मेरे पास ऑप्शन है, इस तरह की रिएक्शन है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है और इसको हीट किया और ये N2O में बदला है और ये H2O में बदला। अब इसमें देखो, ये बहुत क्रांतिकारी रिएक्शन आपके लिए लेके आया हूं। अब इसमें तुम लोग देखो, यहाँ पे N का -3 है, यहाँ पे N का +5 है, यहाँ पे N का +1 है और बाकी यहाँ पर N अकेले है। अब ये -3 से +1 हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन, और -5 से +1 हो रहा है यानी कि रिडक्शन। बाकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही। तो अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? आपको तो लगेगा कि भाई सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम एटम का रिडक्शन हो रहा है, बट नहीं, ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। क्योंकि जो दो सेम एटम थे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग थी, जैसे यहाँ Cu की अलग थी, I की अलग थी। तो अगर किसी वन रिएक्टेंट में दो एटम है, दोनों एटम सेम है या डिफरेंट हैं बट उनकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, तो वो जो चेंज करेगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। दो एटम है, दोनों एटम सेम है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, तो वो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन होगी। तो गलती नहीं करेंगे, आगे आने वाले टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको। इन मैन्युफैक्चर ऑफ NO द रिएक्शन ऑफ N2 एंड O2 टू फॉर्म NO। अब पहले हमको N2 और O2 की रिएक्शन पता कर लेनी चाहिए। तो ये NO बन रहा, N2 और O2 से NO बनता। अब सिंपल सी बात है, N2 O2 मिलाओगे तो NO बनेगा, और N2 गैस है, O2 गैस है, और ये NO भी गैस है। अब मुझसे टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पूछ रहा है, तो पहले तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आ चुका है, कि ये एंडोथर्मिक है। आप कहेंगे सर हमें रिएक्शन कैसे पता चलेगी एंडोथर्मिक है? तो आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो कंबस्शन रिएक्शन होती हैं, अगर यहाँ O2 आ रहा रिएक्टेंट साइड में, तो मोस्ट ऑफ द 99% रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि कंबस्शन प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं ऑलवेज एक्सोथर्मिक होते हैं, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। कंबस्शन मींस टर्म में कंप्लीट ऑक्सीडेशन शो कर रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती है, और इसमें आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए, N2 और O2 से अगर N2O बन रहा है या NO बन रहा है, और F2 और O2 से OF2 बन रहा है, ये तीन रिएक्शन तो बच्चा जरूर याद रखो, ये एंडोथर्मिक है, यानी डेल्टा H प्लस X है। अगर F2 और ऑक्सीजन से OF2 बन रहा है, इस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड O2 है, आपको लगेगा भाई कंबस्चन एक्सोथर्मिक होगा, आपको इसमें लगेगा एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन नहीं, अगर N2O बन रहा है, बिकॉज N2O अभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, N2O से आगे N2O3 बनेगा, N2O3 से आगे N2O5 बनेगा, N2 और O2 से अगर N2O5 बने तो एक्सोथर्मिक है। सो ये एंडोथर्मिक थी। अब यही रिएक्शन का बेस पॉइंट है, अगर आपने एंडोथर्मिक पहचान लिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वो कह रहा है कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ NO द रिएक्शन N2O2 टू फॉर्म NO। अब लीच एटलिया लगाना, बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तुम्हें NO ज़्यादा बनाना है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मोर NO बनेगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। आप कहोगे सर प्रेशर का क्या नहीं देख सकते हैं? प्रेशर बेटा तब देखते हो जब डेल्टा NG नॉन जीरो होता, लेकिन यहाँ पर डेल्टा NG जीरो है, तो ना तो प्रेशर का कोई इफेक्ट आएगा ना तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट आएगा, सिंपली बस टेम्परेचर इफेक्ट आएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिन बच्चों ने इसको एक्सोथर्मिक मान के किया, हो सकता है उनका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, ये बात गलत हो गई। तुम जानते हो कि चार मेन इफेक्ट हैं तुम्हारे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इन सब में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, बाकी सब परमानेंट इफेक्ट है।
और टेम्परेरी इफेक्ट यानी कि जब अटैकिंग रीजेंट आएगा तो ये इफेक्ट लगेगा, जब अटैकिंग रीजेंट को विड्रॉ कर लोगे ये इफेक्ट चला जाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑल टाइम बना रहता है, अटैकिंग रीजेंट आए चाहे ना आए। तो ये बच्चा मेरे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द टेम्परेरी इफेक्ट। यहाँ परमानेंट इफेक्ट दिया, गलत बात हो गई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये भी गलत हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक तभी लगेगा जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसलिए दोनों गलत हैं। तो कौन सा है? बोथ ए एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का हमने कर दिया है फोर्थ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, सही है भाई। एसीटोन चाहिए, तो आपको इसकी ट्रिक पता है कि जब भी कभी आपको कोई एल्कीन दे और ओजोनोलिसिस कराए और उसका प्रोडक्ट मांगे, आप लोग तो जानते ही हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो आप डबल बॉन्ड को बीच से ब्रेक कर दीजिए और दोनों साइड पे ओ रख दीजिए। इसमें डबल बॉन्ड को ओ रख दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए और ओ दे दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, ओ दे दीजिए। देखो इसमें सीधा सीधा मुझे एसीटोन दिखाई दे रहा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो इसमें तो मुझे सीधा सीधा CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 ऐसे बन गया। और ये क्या बन गया साथ में? ये हमारा ब्यूटेनोन बन गया, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन। तो एसीटोन मुझे मिल गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। इसमें क्या मुझे मिलेगा? इसमें ये CH2 है, ये यहाँ पे CH2 है, तो ये SCHO मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और इधर ये कॉम्प्लिकेटेड एक कीटोन मिलेगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड कीटोन मिलेगा। इसमें हमको यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, तो यहाँ एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा और एक कॉम्प्लिकेटेड कीटोन मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड कीटोन मीन्स यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1 2 3 मेथाइल ब्यूटेनोन मिल जाएगा, 3 मेथाइल ब्यूटेनोन। और ऐसे ही ये सब बना सकते हो। तो सही ऑप्शन 55 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये हमारा सोडा लाइम आ गया है। यहाँ पे हमने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर दी, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करने पर मुझे यहाँ पर ये जो CH था ये यहाँ से चला जाएगा, इसको एक H मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर CH2 बन गया, CH2। और बाकी सब वैसे ही है। अब ये फिगर देखो सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, साथ में Na2CO3 मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन थी, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो 56 का सेकंड हो गया। 57 देखो एक कन्वर्जन है, चलो बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास आपने कई बार इस तरह का कन्वर्जन किया, ये एनलीन है और NaNO2HCl से रिएक्शन हो रही है 0 to 5 डिग्री डाई एजोटाइजेशन। 5 डिग्री से ऊपर जाओगे तो फिर रिएक्शन हो जाएगी वाटर से, ये ब्रेक कर जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। तो अभी कभी यहाँ पे अगर 25 डिग्री दे दिया तो समझ जाना यहाँ फिनॉल बनेगा, लेकिन 0 से 5 डिग्री तक अगर कह रहा है तो मेरा यहाँ पे बनेगा C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब HbF4 से रिएक्शन कर रहा तो HCl निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा C6H5N2BF4 मिल जाएगा। HCl निकल गया, N2BF4 मिल गया। अब इसको हीट किया, तो हीट करने पर ये यहाँ पे C6H5F आ जाएगा, N2 निकल जाएगा और BF3 निकल जाएगा, यानी फ्लोरोबेंजीन बनेगा केवल, और कोई ग्रुप नहीं रहेगा। तो फ्लोरोबेंजीन सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, ये देख लीजिए फ्लोरोबेंजीन। अब इसी में अगर ये N2BF4 को हीट करते समय अगर यहाँ पे हम लोग HNO2 भी ले आते तो फिर यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मिल जाता। अगर HNO2 HNO3 का यूज करोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। NCERT में ये रिएक्शंस दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 2 Cl मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक हो रहे हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मोस्टली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
तो डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा, या ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच 0 से कम होगा। और इसमें दो गैस एक गैस हो रही है, तो दो गैस एक गैस हो रही है यानी कि रैंडमनेस कम हो रही है। या इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इसका जो डेल्टा एन जी है वो 1 - 2 है, निगेटिव आ रहा। अगर डेल्टा एन जी निगेटिव आए तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, डेल्टा एस भी निगेटिव होती है, तो डेल्टा एस भी निगेटिव होगी, यानी डेल्टा एस भी 0 से कम होगी। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच भी 0 से कम और डेल्टा एस भी 0 से कम, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया। तो सो मेरा ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनको स्टडी करना है। CONH3 होल 6+3 में ये CO+3 है। अब CO+3 में मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो 3D6 आ रहा, आयरन कोबाल्ट, हाँ 3D6 आ रहा। और 3D6 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया तो फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स होगा। ये कह रहा बोथ आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, गलत हो गया, ये इनर ऑर्बिटल है। NiNH3 होल 6+2 आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, लेकिन ये D2sp3 रहेगा। CONH3 6 होल चार्ज 3+, जैसा मैंने बताया कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये जो D6 है इसको पेयर फॉर्म में भरेगा, D6 ऐसे भरेगा। आपने कई बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, 1 2 3 4 5 6, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं अगर किसी ने नहीं पढ़ा। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो फिर फिलिंग ऐसे होती इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 4 अनपेयर्ड होते। अमोनिया की जगह जैसे Cl होता है यहाँ पे तो 4 अनपेयर्ड होते। अभी ये सारे पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है, जी हाँ सही है। FeCN6 3- में Fe का कॉन्फ़िगरेशन सब लोग जानते हैं, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो Fe की +3 है भाई साहब। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो 1s2 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 3d5 आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 4 5 ऐसे अनपेयर्ड होंगे, बिकॉज यहाँ साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कराएंगे, तो पेयरिंग कराने पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आफ्टर पेयरिंग साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये कंडीशन आएगी 1 2 3 4 5। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी n = 1। बस इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने इसको पैरामेट्रिक कर दिया। अभी पिछली बार अपने पास D6 थे तो D6 में सारे पेयर्ड हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक अनपेयर्ड रह गया तो ये पैरामेट्रिक हो गया, ये भी बात सही है। तो मुझे मल्टीपल में चॉइस करना है, तो फर्स्ट ओनली गलत, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत। तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, 59 का सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60, सबकी शेप बना लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। शेप से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, तो जैसे IF2- में कैसे करेंगे, I पे माइनस चार्ज रख देंगे। I 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक माइनस इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी बॉन्डिंग करते हैं, तो बॉन्डिंग में ये जो F है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2F आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन I के खर्च हो गए, 6 बचे रह गए। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो अभी इसमें जो इस फिगर में इंफॉर्मेशन आई है वो 2 सिग्मा + 3 लोन पेयर की आई है, टोटल नंबर 5 आ गया। इसको स्टेरिक नंबर कहते हैं। जो नंबर ये आता है उतनी ही ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टार्टिंग S से होती है। तो एक S लोगे, S की एक ही ऑर्बिटल होती है, P की 3 होती है, P की तीनों ले लो। अभी टोटल नंबर क्या हुआ, 3P 1S 4 ऑर्बिटल हुए।
बट मेरे को 5 चाहिए, तो जब P खत्म हो जाएगा तो D आएगा, तो sp3d। आप में से कई लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया होगा, मैं भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने आया हूँ इसलिए पूरा निकाल दिया। और आपको हम लोग रिकॉर्डेड दे रहे हैं तो आप स्पीड वर्जन पे भी देख सकते हैं जल्दी जल्दी, 1.25 पे या 1.5x पे जल्दी जल्दी समय बचा सकते हैं, या स्लाइडर से बढ़ा के जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और जो लोग सीख रहे हैं पूरा देख रहे हैं, नई बात मिलेगी, समझने को मिलेगा। अभी डिस्प्रपोर्शनल इंट्रामॉलिक्यूलर का आपको डिफरेंस बताया, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग का ये टारगेट है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दें, जिससे कि आप लोग मेन एग्जामिनेशन नीट 2025 में बहुत बेटर परफॉर्म कर पाए। तो ये IF2 माइनस का मैंने देखो sp3d निकाला, sp3d का सेकेंड है तो A के बगल में सेकेंड लिख लिया। HCN का स्ट्रक्चर बना लो, HCN में ये H होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडेशन निकालना होता है, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो अब 2 सिग्मा बॉन्ड यानी कि स्टेरिक नंबर 2 है, तो एक ऑर्बिटल S आएगी, ये P आएगी, sp हो जाएगा। तो ये B का फर्स्ट आ गया। अब इसी से पहले आइडिया लगा लें, A का सेकेंड, लोग फर्स्ट में ही मतलब एक ही बार में आ रहा था, बहुत आसान था। A का सेकेंड, B का फर्स्ट, हम लोग तो आगे निकल गए, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। बाकी आप लोग निकालना चाहें तो निकालें, नहीं छोड़ भी सकते हैं। PCl4+, P देखो 5th ग्रुप का एलिमेंट है। जिस ग्रुप का एलिमेंट सेंट्रल होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है बेटा ये A और B वाला है, ये वो 1 to 18 वाला ग्रुप नहीं है कि अभी तुम कहोगे P तो सर 15 ग्रुप का था, क्या इसके पास वैलेंस शेल में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो A और B, दैट मीन्स 5th A फॉस्फोरस। हालांकि NCERT में टेबल बनी है तो उसमें उल्टा कर दिया है, जो P ब्लॉक वाले हैं उसमें B डाल दिया, 5th B कर दिया, तो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, बट रियलिटी में वो P 5th A ग्रुप है। तो 5th A है भाई, तो इससे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या कि इस पर एक प्लस चार्ज लग गया। मोस्टली हम लोग जो चार्ज होता है सेंट्रल को दे देते हैं, कभी कभी आउटर को देते हैं, सेंट्रल को दे दो। तो अब इसके बाद क्या, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी जो हैलोजन जब बाहर होता है तो वो एक बॉन्ड बनाता है, तो एक इससे एक हैलोजन एक बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, सारे इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड इसने P ने बनाया, P ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया भाई, तो स्टेरिक नंबर क्या आया, 4 आया। आप लोग वैसे भी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद हम लोग प्लस मोनोवैलेंट आउटर एटम, और फिर चार्ज को हम लोग माइनस चार्ज करेंगे, वो वाला भी आप इसमें लगा सकते हो। जैसा भी आप करो, फास्ट कर लो। अब मैं कॉन्सेप्ट से आता हूँ जिसमें से सारे एक्सेप्शनल केस भी इसमें दिक्कत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो इसको हम लोग करेंगे sp3, 4 आ गया तो sp3 हो गया, तो PCl5C का sp3 यानी कि 4th हो गया। और HCl4 का तो सभी बच्चे जानते हैं, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि ये 0 ग्रुप का है लेकिन इसको 8 मानते हैं, 7th A के बाद 8th जैसे आ रहा है। तो जेनॉन 4 फ्लोरीन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा, 4 खर्च कर दिए 8 में, और 4 बच गए, तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जोड़े में रखे जाते हैं। अब हम लोग को यहाँ हाइब्रिडेशन निकालते समय टोटल सिग्मा और टोटल लोन पेयर की नंबर, स्टेरिक नंबर होती है, उसी से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकलती है। तो अभी 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, टोटल नंबर भैया क्या आ गई, 6 आ गई। तो 6 से आप हाइब्रिडेशन निकालिए, 1s 3p 2d sp3d2, तो ये D का हमारा 3rd मिल गया। तो ऑप्शन तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, सीख रहे थे बस। डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, जी हाँ बिल्कुल सही असर्शन है, मैंने आपको कितनी बार प्रैक्टिस कराई है। और आगे आने वाले समय में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन के नज़दीक आएंगे एक स्टेटमेंट का सेशन या असर्शन रीज़न का सेशन लेके आएंगे, हालांकि असर्शन रीज़न अब कम होने लग गए हैं, तो वो हम लोग लेके आएंगे। तो एसर्शन में मैंने आपको बताया कि जब भी कभी एसर्शन आप पढ़ें पहले देखेंगे वो गलत है कि सही है। अगर गलत है तो बात ही खत्म हो गई, सही है तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये सही, तो इसका रीज़न क्या है। जैसे ये आया
डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। तो आपने कहा हाँ भाई ये बात सही है, मैंने पढ़ी हुई है। अब रीज़न क्या, मन में पूछा कि भैया क्या रीज़न है, तो जवाब आया कि NH3 में जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होता है जिसे एटॉमिक डायपोल कहते हैं, और NH बॉन्ड के जो बॉन्ड डायपोल होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, पैरेलल। तो वो सारा वैल्यू ऐड हो जाता है, वेक्टर सम हो जाता है, तो वैल्यू हाई हो जाती है। लेकिन NF3 में NF बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है लोन पेयर के डायपोल मोमेंट के, तो वो कैंसिल हो जाता है या सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो कम हो जाता है। देखते हैं क्या रीजन में ऐसी कुछ बात लिखी है। शेप ऑफ NH3 इज पिरामिडल वाइल द शेप ऑफ NF3 इज प्लेनर। लो गलत कर दिया, NF3 भी पिरामिडल होता, तो फिर वो तो सपना ही चूर चूर हो गया कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो हम लोग देखते कि भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शन सही, रीजन रॉन्ग, क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। थर्ड, असर्शन सही, रीजन रॉन्ग, 61 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट से ये क्वेश्चन है, और आयनिक का भी क्वेश्चन है। आयनिक का भी क्वेश्चन है। देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये कि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो बेसिक रेडिकल इस ढंग से अरेंज किए जाते हैं कि जिसकी बेसिक रेडिकल टेस्ट करने का जो मेन कंपाउंड है उसका अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो उस बेसिक रेडिकल को कम ग्रुप में रखा जाता है, और जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है उसको आगे ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे मान लो सिल्वर फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, तो जो सिल्वर का हमारा क्लोराइड है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, और जो हमारा कॉपर का सल्फाइड है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है। अब हम लोग अगर हमें ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ना दी होती तो हम इस तरह से भी पता कर सकते थे कि सिल्वर फर्स्ट ग्रुप में आता है और कॉपर और मरकरी सेकेंड ग्रुप में आते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप में आएगा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, तो सिल्वर का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा। और जो मरकरी होता है वो हाईली इनसॉल्युबल होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो देखने में डायरेक्ट ये अगर मारे तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो रहा, लेकिन हम लोग इसको अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो उससे सॉल्युबिलिटी निकाल लें। तो चलिए सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। देखो CuS में नीचे एक है, नीचे का यानी कि दो आयन है, एक कैट आयन एक एनायन, तो इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KSP, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर इक्वल टू KSP, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू √KSP। तो CuS के लिए हम लोग गए सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, और हम लोग ने देखा कि इसका ये दिया हुआ 10⁻⁻37। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड 10⁻⁻37 की पावर हाफ, यानी 10 अगर 18 होता तो 36 हो जाता, 18 2 36 होता ना, और ये 36.5, 2 से डिवाइड कर लीजिए। ओह 36.5 नहीं 18.5, अभी गड़बड़ हो जाता, 2 1 2 और 17 2 8 16, ठीक। अब ये हम लोग ने क्यूप्रिक सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी निकाल लिया जो 10⁻⁻18.5 की रेंज में। अब Ag2S में आइए सर, तो Ag2S का निकालो, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 4s³ इक्वल टू KSP। तो अब मुझे इसमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2S इक्वल टू, पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, KSP/4 की पावर 1/3। KSP इसका दिया हुआ 10⁻⁻44, तो 10⁻⁻44 की पावर 1/3, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। 4 की पावर 1/3 होगी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला। तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 3 और 14, तो 3 4 12 और 2 20, ये 14.6 के आसपास आ जाएगा।
ऑब्वियस बात है इससे ज़्यादा है, तो Ag2S इस मतलब ये -14.6, अच्छा Ag2S का ज़्यादा आ गया, आइडिया मतलब गड़बड़ हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की रेंज अलग कर दी है। ठीक है भाई, -14.6 Ag2S का ज़्यादा आ गया। हाँ तो Ag2S यहाँ ज़्यादा दिया, होना चाहिए था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक, चलो निकाल लेते हैं भाई आगे, अंदाज़ा यहाँ पे गड़बड़ लग गया था। अब हम लोग HgS, इसीलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया था, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना दे तो हम लोग बेसिक रेडिकल के ग्रुप से निकाल सकते हैं। तो HgS में हम लोग ने फिर फॉर्मूला लगाया, सॉल्युबिलिटी ऑफ HgS, क्योंकि 2 आयन है, एक Hg एक S, यहाँ 3 आयन थे, तो 3 आयन में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है 4s³ होता। अब इसमें हमारा s³ हो जाएगा, तो यानी कि रूट KSP की पावर हाफ, KSP की पावर हाफ। अब इसका KSP कितना है सर, 10⁻⁻54, तो 10⁻⁻54 में हम लोग ने डिवाइड किया किससे, 1/2 से, तो 10⁻⁻54 का कितना आ जाएगा 26, 25 का डबल हो गया 26, तो ये तो हो जाएगा 52, 27, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रीअरेंज करो तो आंसर तो 4th ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 4th आ रहा। अब रीअरेंज करते हैं, इस पूरा आपको प्रूव कर दिया। सबसे ज़्यादा किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, ये 10⁻⁻14.6, तो ये 10⁻⁻14.6 वैल्यू सबसे ज़्यादा, इससे कम 10⁻⁻18.5 और इससे कम 10⁻⁻27। दैट मीन्स Ag2S सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद CuS, उसके बाद HgS, तो सही आंसर 4th है। अंदाजा सही था हम लोग का, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिसलीडिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TB के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी इनटू वांट हाफ फैक्टर के। वांट हाफ फैक्टर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगा। तो अब चलो चेक करो, 0.1 0.1 0.1 0.1 सबकी मोलैलिटी सेम है, तो इससे फैसला नहीं होगा। तो ग्लूकोज का I ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1 होगा, सिक्रोज का I नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1 होगा, सोडियम क्लोराइड में 2 आयन होते हैं Na+Cl- तो I बराबर 2 होगा, और कैल्शियम क्लोराइड में 3 आयन होते हैं बच्चा, Ca2+ 2Cl-, तो I = 3 होगा। तो जिसका I ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो 4th ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 2 मिलीग्राम मीथेन, तो पहले नंबर ऑफ मीथेन निकाल लो भैया, तो नंबर ऑफ CH4 निकालने चले, नंबर = होगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और मोल होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। वेट दिया गया है 2 मिलीग्राम, लेकिन मुझे वेट यहाँ पे ग्राम में रखना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 6 × 10⁻23, और मोलर मास मीथेन का 16 होता, सबने पढ़ा है। तो जब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3 यहाँ से 2 से कर लेते हैं, ये 8 आ गया, और 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 आ गया। लेकिन अब हम लोग को क्योंकि हाइड्रोजन निकालना है तो एक मीथेन में 4 H हैं, तो नंबर ऑफ H = हो जाएगा 3/4 × 10⁻23 में से -3 सब्सट्रैक्ट कर दो, 20 × 4, 4 से 4 चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻20। देखो कोई आंसर है 3 × 10⁻23? नहीं, जी हाँ, थर्ड आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 65 पे कॉमन आयन इफेक्ट किस में लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि जब किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में लाते हैं और दोनों में एक आयन कॉमन भी हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पहले से भी कम हो जाता है। अब अगर आपसे ये पूछता है कि किस में कॉमन आयन लग रहा किस में नहीं लग रहा, तो पहली शर्त है कि पेयर होगा, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा एक वीक होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो जाए तब आगे बढ़ोगे और तब ये देखोगे कि दोनों में आयन कोई कॉमन है कि नहीं। अगर दोनों शर्तें फॉलो कर रहा है तो कॉमन आयन लग रहा है। आयन तो कॉमन है बट दोनों स्ट्रॉन्ग है, नो कॉमन आयन। आयन कॉमन है बट दोनों वीक हैं, नो कॉमन आयन इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं। BaCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बेरियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं देखेंगे कॉमन है कि नहीं, नहीं देखेंगे। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं दूसरा हमारे पास NaCl HCl, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नहीं लगेगा। NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों में अमोनियम आयन भी कॉमन है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो 65 का हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या बात सही है? और 2 सेल दिए गए हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि जब कभी किसी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है तो इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन अगर किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए बाहर से केमिकल एनर्जी को बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। दोनों ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, कैथोड जो राइट हैंड साइड रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे गैल्वेनिक सेल कहते हो उसमें एनोड का साइन माइनस होता है और इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड का साइन प्लस होता है। साइन अलग अलग होते हैं बट दोनों में ही एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये सेम बात होती है। अब इतनी बात देखो, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पहला ही सही हो गया। लेकिन आगे भी चेक कर लें कहीं मोर देन 1 कैरेट की पॉसिबिलिटी ना हो। तो रिडक्शन अकर्स एट एनोड, यहाँ बात गलत हो गई, एनोड पे कभी रिडक्शन नहीं होता। रिडक्शन अकर्स एट एनोड गलत हो गया। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एज वेल एज रिडक्शन अकर्स एट एनोड, फिर रिडक्शन अकर्स एट एनोड, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन अ सॉल्ट सोल्यूशन अ गैस, अभी ये हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एसिडिक रेडिकल का टेस्ट है। और इस एसिडिक रेडिकल में क्या होता है, अगर हमारे पास कार्बोनेट रेडिकल है और इसमें हम लोग कार्बोनेट रेडिकल में आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट H2SO4 में लाएं तो CO2 गैस बन जाती है। और इस CO2 गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर में पास आउट करें, लाइम वाटर में पास आउट करें यानी कि CaOH होल ट्वाइस में, तो ये हमारा CaCO3 का मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। और अगर आप देर तक इसमें CO2 पास आउट करते रहिए आगे, और CO2 और एक्वस सोल्यूशन तो है ही, तो वाटर है ही है, तो ये कलरलेस हो जाता है और उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कलरलेस। अब ये देखो क्या बता रहा है, ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मिलाया इन अ सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है नायन था, गैस इज अवॉर्ड CO2 गैस निकली, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, एन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट सो कार्बोनेट, सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगर नाइट्रेट हुआ तो यहां पे डाइल्यूट H2SO4 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेट H2SO4 डालना पड़ेगा, रेड ब्राउन वेपर आएगी। तो अगर क्वेश्चन में लिखता कि कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया
और रेड ब्राउन वेपर आई। गैस का कलर बता देता, यहाँ गैस का कलर नहीं बताया था, तो समझ जाते नाइट्रेट है। Cl माइनस होता और इसमें अगर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते तो फिर वैसे में हम लोग का कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते, डाइल्यूट नहीं, तो कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते तो कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस आती। तो अलग अलग पहचान होती है, एसिडिक रेडिकल में पढ़ोगे। इसका आंसर हम लोग ने क्या कर दिया है, सेकंड लिखा है। मैच द फॉलोइंग, तो अब ये ग्रुप रीजेंट बेसिक रेडिकल के टेस्ट का एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ग्रुप रीजेंट बता देना चाहता हूं, ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl ग्रुप रीजेंट होता है। देखो भाई इसमें कहीं ग्रुप 1 है तो डाइल्यूट HCl ग्रुप रीजेंट होता, ए का थर्ड। ग्रुप सेकंड में H2S ग्रुप रीजेंट है बट HCl की प्रेजेंस में, तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये है, तो ये ग्रुप सेकंड का ग्रुप रीजेंट है। ग्रुप थर्ड का ग्रुप रीजेंट NH4OH होता, मीडियम बेसिक हो जाता। फर्स्ट 2 ग्रुप तक मीडियम एसिडिक रहता, ग्रुप थर्ड से मीडियम बेसिक हो जाता। तो NH4OH होता है NH4Cl की प्रेजेंस में, कॉमन आयनिफाइड लगाना पड़ता। NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, यानी फर्स्ट हो गया। मिला तब अभी मिल सकता था। ग्रुप 4 का ग्रुप रीजेंट फिर से H2S है बट अब HCl नहीं, NH4 की प्रेजेंस में, तो मिलाइए। ए का थर्ड एक ही जगह पे, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, अगर एक भी जानते होगे तो मिला लोगे। ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट बनाया ऐसे, और डी का सेकेंड, फर्स्ट हो गया। 69 एक एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 दिया गया। कह रहा कि पीरियोडिक टेबल में इसके जो नीचे रहता है उसका एटॉमिक नंबर लगाओ। पहले इसका एटॉमिक नंबर निकालो, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉन नंबर है, इसको ऐड कर दो तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो Z आ जाएगा। तो 2 2 4 6 10 12 और 2 14, ये 14 आ रहा। ठीक, अब इससे आपको इसके नीचे वाले का अगर निकालना तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नहीं, पीरियड। तो आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि ये सिलिकॉन है और ये पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, और पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं और पीरियड सेकंड में 8 एलिमेंट्स होते हैं और पीरियड थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो अब ये और पीरियड फोर्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हमको इससे चलते हुए जाना पड़ेगा पीरियड थर्ड में, ये हम लोग का कितना है, 2 4 और 6 10 12 और 14, पीरियड थर्ड का एलिमेंट है ये पीरियड थर्ड का एलिमेंट है, पीरियड थर्ड का एलिमेंट है। पीरियड सेकंड और पीरियड फर्स्ट इसके ऊपर जा चुके हैं। ये सिलिकॉन है, देखो अभी आपको या तो याद हो पीरियोडिक टेबल तो कोई बात नहीं, नहीं तो ट्रिक बता रहा हूं। ये सिलिकॉन है, इसके ऊपर कार्बन निकल चुका। पीरियड फर्स्ट में आपको मालूम है 2 एलिमेंट होते हैं, पीरियड सेकंड में 8 होते हैं, पीरियड थर्ड में 8 होते हैं, पीरियड 4 में 18 होते हैं। अब आप क्योंकि पीरियड 4 में जाना चाहते हैं इसके नीचे, तो आप जितने एलिमेंट होते हैं वो सब इसमें ऐड कर दीजिए। तो 14 में अगर आपने 18 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 32 और आपका आंसर आ जाएगा। जितने अगले पीरियड के एलिमेंट की नंबर है वो ऐड कर दीजिए। ये मैजिक नंबर आपको पता होने चाहिए। बाय चांस आपको ये नहीं पता तो उसका एक और तरीका है, आगे के क्वेश्चन के लिए एक और तरीका, जो तरीका आसान लगे वो कर लो। 14 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर क्या? अब नोबल गैस के एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होंगे, एक 2 होता है, एक 10 होता है, एक 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है, 86 होता है, 118 होता है। ग्रुप 18 के एटॉमिक नंबर, नोबल गैस एटॉमिक नंबर। तो 14 के आगे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन है? 18, और इसमें डिफरेंस कितना है? 4। तो आप 4 कदम आगे चल के जाइए,
आ गया, 3 कदम में कैमरे के बाहर हो गया, चौथे कदम को नहीं आप देख पाएंगे। 4 कदम चला गया 18 पे, अब नीचे जाना है तो 36 पे आइए और फिर 4 कदम वापस लौटिए तो क्या आ जाएगा 32। यानी कि जो नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर है उसको इस एटॉमिक नंबर में घटा दीजिए। 18 में से 14 गया, कितना आ रहा है 4, और 18 के नीचे 36 आता है, तो 36 और 4 का जो डिफरेंस है पीछे वो 32 है। तो इस सब चीज़ों, अब मान लो 32 के नीचे का निकालना है कि 32 के नीचे का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 32 के आगे कौन आता है 36, 36 और 32 का डिफरेंस कितना 4, तो 54 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, तो 32 के नीचे आ गया 50, ऐसे निकाल सकते हो। इसका हम लोग ने फर्स्ट कर लिया ना, फर्स्ट। सेकेंड, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, चेंज इन एंट्रोपी निकालना। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्लस 2.303 NR log V2 बाई V1। वर्क डन के फॉर्मूले से थोड़ा सा चेंज होता है। रिवर्सिबल वर्क डन में क्या होता है, NR के साथ T भी होता है और यहाँ माइनस होता है, log V2 बाई V1 होता है। इसमें देखो प्लस होगा और NR के साथ T नहीं होगा, अगर W होता तो T भी होता। अब वैल्यू बस पुटअप करनी है, प्लस 2.303 N मोल देखो कितने हैं 5, R देखो क्या है 8.314 और log V2 कितना है 80 और V1 कितना है 8। तो बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो 10 आ जाएगा, log 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसको बस मल्टीप्लाई आपको करना। तो 5 8 जा 40, तो ये 40 के नियर है और ये 2.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 से 80 और 0.3 का ले लो 90 के आसपास आ जाएगा, तो 95.73 कैलकुलेट कर लेना, मुझे लगता है यही आएगा। अब कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर रहा है, 95.73 यानी कि 70 का थर्ड हम लोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, मास ऑफ एल्युमिनियम फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3। ठीक, तो फेराडे फर्स्ट लॉ कहता है W इक्वल टू ZIT लगाओ, Z इक्वल टू EIT अपॉन 96 500 होता है। एल्युमिनियम का E अगर निकालना है तो मोलर मास अपॉन चार्ज यानी +3 का 3 यानी कि 9 इंटू I देखो कितना दिया गया है 19.3 और करंट का टाइम क्या है 100 सेकेंड अपॉन 96 500, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 19.3 अपॉन 965 डिवाइड कर लेना। अब तक शायद आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं आज कर लेता हूँ इसको। 9 इंटू 19.3 डिवाइडेड बाय 965, 0.18 आ रहा है आपका। देखो कोई आ रहा मैच कर रहा, जी हाँ 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम। तो 71 का हम लोग ने फोर्थ डिसाइड किया और कोई तो ऑप्शन है नहीं। 72 बहुत ये फेमस क्वेश्चन है, इसमें हमको इस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो फॉर्मेशन रिएक्शन लिख लीजिए। फॉर्मेशन रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग को ऐसे एक एरो खींचना, प्रोडक्ट साइड पर 1NH3 लिख लेना और फिर ये N से और H से इसको बनाना। N की स्टेबल स्टेट N2, H की स्टेबल स्टेट H2 है। N 1 लेना है तो 1/2 और H 3 लेने हैं तो 3/2। अब इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा और ये -46 आ रहा। मुझे NH3 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, यहाँ राइट हैंड साइड है, तो रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। तो NH3 N2 प्लस H2 3/2 1/2 डेल्टा H इक्वल टू +46। लेकिन मुझे 2 मोल चाहिए। देखो जब कोई रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाती है तो उसका वैल्यू तो एंथैल्पी चेंज का सेम रहता है, लाप्लास रूल है, बट साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज कर दिया आपने, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 मोल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो रिएक्शन को,
तो 2NH3 N2 प्लस 3H2 और 46 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 45 का 90 हो जाएगा, 192 प्लस का, तो हो गया सेकेंड, 72 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट कलर इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखो और जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, पैरामेट्रिक हो, तो वो मोस्टली कलर होता है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो वो डायमेट्रिक होता है और वो कलरलेस होता है। तो डायमेट्रिक कलरलेस होंगे, पैरामेट्रिक कलर होंगे। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एक्सिबिट कलर, जो कलर रखता है। तो आप अगर Cu+1, ये 3D सीरीज के लिए बता रहा हूं, रट लीजिए, Cu+1 Zn2+ Sc3+ Ti4+ V5+, इनमें ये दोनों बाबू रखते हैं D0 और सॉरी D0 नहीं D10 और ये लोग रखते हैं D0। तो ये दोनों, ये सब होते हैं डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक होने की वजह से ये लोग मोस्टली कलरलेस होते हैं 3D सीरीज में। और इन आयन को छोड़कर जो बचता है 3D सीरीज में, सब पैरामेट्रिक है, सब कलर्ड है। तो अब चलिए, Zn2+ यहाँ है तो ये कलरलेस है, Ti4+ यहाँ है तो कलरलेस है, Sc3+ यहाँ कलरलेस है, तो कलर्ड कौन है? Mn2+, क्योंकि वो पैरामेट्रिक है। pH निकालना, pH के लिए फॉर्मूला पढ़ा आपने, pH = -log, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो नॉर्मेलिटी होता, सीधा सीधा, लेकिन अगर वीक एसिड है तो अल्फा भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, उसका अल्फा मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -log मोलैरिटी इंटू, एसिटिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इंटू अल्फा, -log मोलैरिटी 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1, और अल्फा 2% है तो 2/100। तो ये मेरे पास हो गया -log 2 2 4, 4 इंटू 10⁻³ आपने पढ़ा है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो माइनस पावर होते हैं उसको लिख लेते हैं, और जो लॉग की वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं। log 4.6 होगा, ट्रिक है, तो 2.4 होगा, तो 2.4 यानी कि थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हमारे वाले पार्ट का 74 का थर्ड मैंने आपको करा दिया। विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन विल मेक बेसिक बफर। अब बेसिक बफर के लिए अगर तुम बनाना चाहते हो तो बेसिक बफर में तुमको एक वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए होता है। अगर तुमको वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ना दे बल्कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे, तो रिएक्शन से भी हमारा बन सकता है बेसिक बफर। तो अगर वीक बेस हो तुम्हारे पास और स्ट्रॉन्ग एसिड हो और इनको मिलाओ, और मिलाने पे ध्यान रखना कि हमारा जो वीक बेस है उसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से, या मोल भी कह सकते हो, तो समझ जाओ बफर बन जाएगा, बेसिक बफर। अब यहां पर आइए देखिए सर, NaOH है और एसिटिक एसिड है, ये तो वीक एसिड है तो ये बेसिक बफर नहीं बनाएगा। एसिटिक एसिड है, NaOH है, फिर से वीक एसिड है, बफर नहीं बनाएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH वीक बेस है, बना सकता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बफर नहीं बनाएगा, इसलिए ये थर्ड वाला होगा।
अब थर्ड वाला होगा तो इसमें जरा ये भी चेक कर लो कि पहली बात वीक बेस स्ट्रांग को तो समझ गए, लेकिन हमारी ये शर्त पास कर रहा है कि नहीं। तो देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे 15 मिली मोल आ रहा है और यहाँ पर देखो कितने मिली मोल आ रहा है तुम्हारे पास, ये हमारे पास एसिड है, एसिड के 15 आ रहे हैं और इसके देखो 20 आ रहे हैं। तो क्या वीक बेस का मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड से? हाँ भाई, तो शर्त पास हो गई, इसलिए आंसर हो गया थर्ड। ये मैंने ट्रिक से करा दिया, बाकी सॉल्व करने वाले तो सॉल्व करते रहते हैं और आप भी सॉल्व करेंगे, समय लगाएंगे, तो ऐसे आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों यहीं तक का अपना सफ़र था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो अप्रिशिएट करिएगा हम लोग को और लाइक करिएगा और साथ में कुछ अच्छे कमेंट भी दीजिएगा, जिससे हम लोग का हौसला बढ़े और हम लोग और मेहनत से आपको अच्छा डिस्कशन लेके आएँ और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएं। थैंक यू बच्चों। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बेटा, क्या पूछ रहा, विच एमंग द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये बेटा बेंजल्डिहाइड है, कोई एल्डोल नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इधर दोनों तरफ देखो बेंजीन रिंग है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये भी बेटा बेंजल्डिहाइड है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये यहाँ पर बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो केवल एल्डोल बेटा कौन देगा, सेकेंड। ना देने वाले कौन, 1, 3, 4। आंसर बेटा 4, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखो 77। देखो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन। अल्फा पोजीशन से बेटा हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, हेलोजन। HVZ रिएक्शन, इसमें बेटा कोई आंसर सही नहीं है, तो ये बेटा आपका कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड दैट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। बेटा टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता है, जो बेटा रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग शुगर बेटा टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है, माल्टोज है, सुक्रोज बेटा नहीं। तो 78 का 4। 79, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 इवॉल्व नाइट्रस ऑक्साइड। सही बेटा स्टेटमेंट है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ Zn बेटा N2O बनाता है, ठीक है। कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 NO2 बनाता है, ये भी बेटा आपका सही स्टेटमेंट, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है। जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और कॉपर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट बेटा NO2 बनाता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा सही, आंसर 79 का बेटा फर्स्ट, ठीक। 79 बेटा फर्स्ट। अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहो तो पहले वाले में क्या होगा, 4Zn 10HNO3, ये बनाता है बेटा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O, ठीक है।
प्लस 5H2O। कॉपर का बेटा रिएक्शन कराओगे तो ये बेटा 5HNO3 हो, 4HNO3। तो ये CuNO3 का बेटा होल ट्वाइस हो जाएगा प्लस 2NO2 प्लस 2H2। ठीक है भाई, ये NO3। अगला देखिए मैचिंग का पायरोफॉस्फोरिक एसिड बेटा H4P2O7 सही है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 सही है। ए का हो गया सेकेंड। पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5 सी का हो गया बेटा फर्स्ट। क्या बचा? ये बेटा हाइपो है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बेटा 4 हो जाएगा। तो ए का बेटा सेकेंड, ए का सेकेंड थर्ड में है। फिर देखो बी का बेटा 4 सही है। सी का बेटा फर्स्ट, डी का बेटा थर्ड सही है। 80 का थर्ड हो गया। 81 देखो बेटा फिनॉल में OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, रिंग को बेटा बहुत एक्टिवेट करता है। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं CS2 तो ये बनाता है आर्थोब्रोमोफिनॉल और बेटा पैराब्रोमोफिनॉल, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन वाटर लेंगे ठीक, तो ये बनाएगा बेटा तीनों जगह क्या आएगा बिया। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका 4। When क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज, देखो बेटा जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है, क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जब बेटा इसका एयर ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो बेटा एसिडिफिकेशन करने पर क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बेटा बनाता है फिनॉल। फिनॉल बनाने का मेथड है। दूसरा प्रोडक्ट बेटा बनता है एसीटोन। ठीक है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बीच का इन्होंने क्या पूछा है, फर्दर इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन इट फॉर्म। ठीक है ना, तो 82 का आंसर बेटा क्या होगा, सेकंड। क्या बनता है बेटा, फिनॉल एंड एसीटोन। 82 का आंसर सेकंड। 83 देखो डाइबोरॉन। डाइबोरॉन में बेटा बॉन्ड एंगल, जैसे ये आपका डाइबोरॉन है बी बी, एच 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 एच, ये आपका डाइबोरॉन है। इसमें बेटा ये वाला एंगल 97 होता है, ये वाला एंगल बेटा 120 होता है। तो करेक्ट आंसर बेटा 83 का थर्ड। 84 देखो बेटा प्रोपीन की रिएक्शन HBr से, सिंपल मार्कोनिकॉफ लगा दो, कोई यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट बेटा तब होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ब्रांचिंग हो। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 84 का 4। आइए बेटा स्टेटमेंट
टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, बिल्कुल सही। रीजन, क्योंकि बेटा इसमें टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल बनता है, इसलिए बेटा सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ A and R true. R is the correct explanation. टाटोमेरिज्म विल नॉट ऑब्जर्व, टाटोमेरिज्म के लिए बेटा कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन है, टाटोमेरिज्म देगा। यहां देखो बेटा है, टाटोमेरिज्म देगा। ठीक है बेटा, यहां पर देखो बेटा है, ये भी टाटोमेरिज्म देगा। यहां पर देखो नहीं है बेटा, टाटोमेरिज्म नहीं देगा। करेक्ट आंसर बेटा 4th। 87, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम H2O to T, सही है बेटा। चाहे 5th ग्रुप हो, 6 हो या 7, टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बेटा जो M, ठीक है ना, M और H बॉन्ड है, ऊपर से नीचे जाने पर M का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड बेटा वीक होगा, आसानी से टूटेगा, इसलिए बेटा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी बिल्कुल सही, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज कर रही, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट का, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा, सही है। He बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज, ये भी सही। तीनों एक ही चीज बोल। ऑल द हाइड्राइड प्रोसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट H2T, गलत। H2T बेटा रिड्यूसिंग का काम करता है, वाटर बेटा रिड्यूसिंग का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड बेटा बहुत स्ट्रांग होता है। तो करेक्ट आंसर बेटा, इनकरेक्ट बेटा 4th है, यहाँ H2O होना चाहिए। चलिए, प्रोपीन की रिएक्शन नंबर 1 B2S6 मतलब बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। फिर हाइड्रोबोरेशन प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, डीबोरेशन। तो इसमें सबको याद होगा, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन में बेटा नेट रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर जोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल 1। और यही अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, तब प्रोपेनॉल 2 होता। या इसी एल्कीन का एसिड हाइड्रेशन करते तो भी प्रोपेनॉल 2 बनता। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन इज मोर देन एन पेंटेन, गलत। देखो बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन में ब्रांचिंग है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट बेटा घटता है। ठीक है ना, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो पेंटेन में बेटा सरफेस एरिया ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांचिंग में सरफेस एरिया घटती है। मीथेन ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड गिव मेथेनॉल, बिल्कुल सही है बेटा, रट लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। देखो बेटा ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हायर देन 2 मिथाइल ब्यूटेन, सही है। ठीक है ना। तो 89 का आंसर बेटा का आई थिंक 3rd हो जाएगा, तीनों सही है। नहीं, 1 मिनट, पहला तो गलत ही है आपका। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहला बेटा गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। देखो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बेटा स्पेरिकल है, सरफेस एरिया कम है, सिमेट्रिकल है,
आसानी से लैटिस में सेट हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा ज्यादा। तो बी एंड सी ओनली, आंसर सेकेंड। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। एनिलीन में बेटा जो NH2 होता है हाईली एक्टिवेट करता है रिंग को, इतना ज्यादा एक्टिवेट करता है कि बेटा जब ब्रोमिनेशन कराते हैं इसकी तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बजाय ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनता है NH2। यहां पर बेटा Br, यहां पर Br, यहां पर Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। मैचिंग राइबोफ्लेविन, बायो का क्वेश्चन है, आपको हमसे ज्यादा आता हो। यहां बेटा 2 ब्रोमो एनिलीन गलत छपा हुआ है, वैसे ऑप्शन मैच कर जाएगा। पायरोडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड बेटा ब्लीडिंग ऑफ गम्स में यूज होता है, ठीक है ना। तो डी का फर्स्ट देख लो किसमें है, 3rd and 4 में। चलिए 3rd and 4 हो गया। राइबोफ्लोविन, ए का 3rd किसमें है, करेक्ट आंसर बेटा 3rd, हालांकि यहां पर ये गलत है, कुछ गलत छपा है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो बेटा ये 1 मोल यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 57.1 है, ठीक है ना। देखो H2SO4 के बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब N into V/1000, ठीक है बेटा। या आप मोल से निकाल लो, क्योंकि पर मोल दिया है तो H2SO4 का मोल निकालो, M into VmL/1000 मोल निकाल लेते हैं। देखो नॉर्मेलिटी बेटा N/10 है, नॉर्मेलिटी N/10 है, तो मोलैरिटी इसकी भी बेटा क्या होगी, आधी, N/20 हो गया। ये हो गया 1/20। वॉल्यूम बेटा कितना है, 1/20, वॉल्यूम बेटा 500, और ये बेटा हो गया 1000। ये आ गया बेटा 1/40 मोल। NaOH निकालो बेटा, M into V/1000। NaOH में बेटा 1 OH है, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होगी, सेम, 1/20। 1/20 into 500/1000, ये भी कितना आया बेटा, 1/40। क्या मोल नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी आधी कर दिया। तो देखो बेटा इसके भी मोल 1/40 खर्च हो रहा है, इसका भी 1/40, तो क्लियरली दिख रहा बेटा 1 मोल से कितनी हीट मिल रही बेटा, -57.1, ठीक। तो बोलो बेटा 1/40 मोल से कितना, तो -57.1 इंटू 1/40, ठीक। तो ये लगभग बेटा आ जाएगा 1.43 किलो जूल। देखो एक मोल का दिया है, हमने बेटा H2SO4 के मोल निकाल लिए 1/40, NaOH का मोल निकाल लिया 1/40, ठीक है ना। यहां पर अगर आप बैलेंस इक्वेशन देखोगे तो H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus H2।
ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, इसके 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 2 मोल। लेकिन यहाँ देखो मोल बराबर है, H2SO4 के 1/40 के लिए इसका डबल चाहिए। तो देखो ये बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है NaOH, H2SO4 आपका क्या है, एक्सेस। तो डिसाइड कौन करेगा, NaOH। NaOH का कितना है, 140 के लिए निकाल दिया। अगला देखिए, ये बेटा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, इसको छोड़ दीजिए, कॉमन है। कॉन्सीडर PCl5 ट्रायगोनल प्लेनर, गलत। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। कोई इलेक्ट्रॉन कोई लोन पेयर नहीं होता, ये होता है ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। पहला गलत। HCF2 बेटा लीनियर होता है, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। तो ये बेटा आपका क्या होता है, लीनियर। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। कौन सा है भाई, 94 का 4, 94 इज 4। अगला देखिए, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर, रिलेशन याद रखिए, T 75%, 2 टाइम्स बेटा क्या होता है, हाफ लाइफ। तो 2 इंटू हाफ लाइफ बेटा कितना दिया, 4 आवर। आंसर आपका क्या हो गया, 8 आवर। 96, सबको मालूम है बेटा, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली क्या होता है, SI। जिसका सबसे कम रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। सबसे कम देखो बेटा A का है, फिर बेटा C का है, फिर बेटा B का। 97, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ये सब बेटा आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कैरेक्टर पूछ रहा, पहचान रूल लगाइए। स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटायन, हायर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर। तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बेटा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। 97 का आंसर थर्ड। पहचान रूल लगा लीजिए। आइए बेटा, इलेक्ट्रॉन एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। N2 से देखो बेटा क्या बन रहा, N-। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 14। यहाँ बेटा 15। इसके लिए बेटा सीरीज क्या होती है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 5, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो बेटा 15 भरने हैं, 2 2 2 2, ये तो हो गए 14 नाइट्रोजन का। तो 15वां इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर आएगा, एक। तो क्या आ जाएगा, पाई स्टार में। तो पाई स्टार ऑर्बिटल। 99, देखो यहां पर बेटा करेक्ट। अगर देखो इस 12 को लेके सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा। यहां पर ये 12 नहीं बेटा, 2 टाइम्स है, 2 है, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये रिएक्शन बेटा PCl5 टाइप की है। PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl। आप सबको बेटा याद होना चाहिए कि Kp का फॉर्मूला बेटा PCl5 के लिए होता है अल्फा स्क्वायर P/1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और यही रिएक्शन अगर बेटा N2O4 वाली होती, 2NO2 वाला, तो यहाँ बेटा 4 का गुणा और हो जाता है, तब 4 अल्फा स्क्वायर P होता है।
देखो Kp बेटा क्या है, 2 टाइम्स प्रेशर, 2 टाइम्स कर दिया, बराबर अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, Pp कैंसिल, 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, 2 इक्वल टू बेटा क्या होगा 3 अल्फा स्क्वायर, अल्फा बेटा क्या है 2/3 का अंडर रूट, तब आंसर बेटा क्या होगा थर्ड, 99 का थर्ड। 100, देखो बेटा एक ये कंपाउंड है, रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटा डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तो ना इसका रिडक्शन होगा ना इसका, केवल किसको रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड बेटा रिड्यूस होगा प्राइमरी अल्कोहल में, बाकी जो इधर था एज इट इज, देखो एज इट इज किसमें है डबल बॉन्ड, तो ये थर्ड में बेटा एज इट इज ये CH2 है, तो 100 का आंसर बेटा थर्ड। तो ये बेटा आपका जो FST हुआ है उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन। ओके बेटा, थैंक यू।